हेलो वीवर, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में मैंने 7 जुलाई 2024 का क्वेश्चन पेपर आपको करवाया था। आज हम लोग 21 जनवरी 2024 का क्वेश्चन पेपर करेंगे। सीटेट के एग्ज़ाम से पहले, जो कि 14 दिसंबर को है, उससे पहले जितना पॉसिबल होगा सेट हम लोग को कराया जाएगा इस चैनल पे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और इसमें विशेष ध्यान रखिएगा कि किस तरह से क्वेश्चन को टैकल करते हैं। ठीक है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, देखिए, कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा लेगी। देखिए, यहाँ लड़कों के लिए अलग काम और लड़कियों के लिए अलग काम, यानी जेंडर बाइसनेस किया जा रहा है, तो जेंडर रूढ़िवादिता हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, जेंडर रूढ़िवादिता। ये जो पहला है ऑप्शन, जेंडर समानता, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है। जेंडर समानता का भी टॉपिक है, क्वेश्चन के हिसाब से आप कर लोगे। जेंडर समता का भी कोई टॉपिक नहीं, ये तीनों टॉपिक नहीं है। जेंडर रूढ़िवादिता हम लोग को पढ़ना है, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि उसी से क्वेश्चन देगा। तो जेंडर रूढ़िवादिता। अब है अपसारी चिंतन, जबकि अभिसारी चिंतन डैश है। अपसारी चिंतन उसको बोलते हैं जिसमें आप चिंतन के बहुत सारे विकल्प मौजूद हो। आप बहुत तरीके से सोच सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए कि अगर आप प्रधानमंत्री होते तो क्या करते, तो ये क्वेश्चन अपसारी चिंतन वाला है, क्योंकि इसके बहुत सारे आंसर होंगे। और अभिसारी चिंतन वैसा है जिसमें क्वेश्चन फिक्स होता है, जैसे 2 + 2 कितना होगा, तो ये अभिसारी चिंतन है। तो बताइए अपसारी चिंतन में क्या होगा और अभिसारी चिंतन में। देखिए, पहला, अपसारी चिंतन कई उत्तर को प्रोत्साहित करता है और अभिसारी चिंतन एक सही समाधान पर स्थिर है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलिए मूव करते हैं तीसरे पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा जिसमें सभी बच्चों को, चाहे वो विशिष्ट बच्चे हों या दिव्यांग बच्चे हों, सभी को एक क्लास में पढ़ाया जाता है और सबकी ज़रूरतों के हिसाब से ट्रीट किया जाता है। तो देखते हैं क्या है। समावेशी शिक्षण का अर्थ ऐसे तरीके से है जो बहिष्कृत ना करे। तो सही बात है, बहिष्कृत नहीं करे। जो दिव्यांग है उनको भी शामिल करे, जो विशिष्ट हैं उनको भी शामिल करे, जो क्रिएटिव है उनको भी शामिल करे। तो पहला तो सही है, और ये पूछ रहा है सही नहीं है, सॉरी, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा आते हैं, समावेशी शिक्षण का अर्थ उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना है जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकता को समर्थन करता हो। ये भी सही ऑप्शन है, हमको गलत ढूंढना है। दूसरा, एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करता है और सहयोग को बढ़ावा देता है। बिल्कुल, समावेशी कक्षा में सहयोग, ये सब पॉजिटिव वर्ड्स हैं, तो ये तो नहीं होंगे, तो लास्ट ही वाला हो जाएगा। फिर पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी हम पढ़ के बता देते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है, निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित जरूरी नहीं, और मानक मूल्यांकन। निश्चित पाठ्यक्रम का मतलब फिक्स्ड कर दिया गया पाठ्यक्रम, जबकि हर बच्चों की ज़रूरत अलग अलग होती है, तो उनको अलग अलग तरीके से पाठ्यचर्या का उपयोग कर सकते हैं। जैसे किसी को खेल विधि से अगर समझ में आ रहा है तो उसको खिला करके भी सिखा सकते हैं। तो निश्चित पाठ्यचर्या तो हम लोग तो फिक्स नहीं ना करेंगे कि तुम ऐसे ही सीखो जो सबके लिए वही, और मानक का मतलब वही हो गया कि जो सबके लिए है वही आप भी करो। तो हर बच्चा का अलग अलग ज़रूरत है, तो ये गलत ऑप्शन है। चौथा, शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। एकदम बिल्कुल सही है, प्रीवियस नॉलेज का यूज करके हम लोग ज्ञान का निर्माण करवाते हैं बच्चे का। तो पहला ऑप्शन सही है। चौथा, पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों की जानकारी में सार्थक रूप से संबंधित करने की मदद मिलती है। ये भी सही है। तो एक सही है और व्याख्या करता है। तो आपको एक मतलब बताते हैं, 80% चांस रहता है अगर ए और आर हो, तो ए और आर दोनों सही है। ए और आर की सही व्याख्या करता है। ये ज़्यादातर देखा गया है कि यही ऑप्शन सही होगा जब कारण और कथन दिया हो तो। चलिए आते हैं 5वें प्रश्न पे। बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरीके से अनुभव किया जाता है। बिल्कुल सही है कि बच्चे जो है अलग अलग संस्कृति में अलग अलग तरह से अनुभव करते हैं बचपन का। दूसरा, बच्चे विकास सार्वभौमिक होता है। विकास सार्वभौमिक होता है का मतलब हर बच्चा सेम तरीके से विकास करता है।
तो ये गलत बात है। हर बच्चा सेम तरीके से विकास नहीं करता। कोई बच्चा देखते हैं, कोई बच्चे की लंबाई ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाती है, किसी बच्चे की कम तेज़ी से बढ़ती है। कोई बच्चा पढ़ने में कम उम्र में ही तेज़ हो जाता है, किसी को ज़्यादा उम्र लग जाता है वही चीज़ समझने में। तो विकास सार्वभौमिक नहीं होता है। ये तो सही है कि अलग अलग संस्कृति का अलग अलग तरह से अनुभव होता है। तो ए सही है लेकिन आर गलत। ए सही है लेकिन आर गलत, तीसरा। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 6। अभिप्रेरणा का आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना मिलती है? तो देखिए, मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि आंतरिक अभिप्रेरणा जो होता है वो पॉजिटिव है ना। हमें बाहरी अभिप्रेरणा से ज़्यादा आंतरिक अभिप्रेरणा से पढ़ने पे बल मिलता है। तो चाहे वो सफलता हो या असफलता हो, दोनों के लिए आंतरिक अभिप्रेरणा जरूरी है, इंटरनल मोटिवेशन। तो देखिए तीसरा ऑप्शन, सफलता और असफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण की आवश्यकता होती है। चलिए 7वां, प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत क्या है? यहाँ देखिए मानकीकृत परीक्षण, तो मैंने अभी बताया था कि मानकीकृत, यहाँ पे भी था ना मानक परीक्षण। तो मैंने बताया था ना कि मानक परीक्षण जो होता है वो सही नहीं है, हर बच्चे को अलग अलग तरीके से ट्रीट करना होता है। निष्क्रिय, लास्ट क्लास में मैंने बताया था निष्क्रिय नेगेटिव है, सक्रिय होता तो पॉजिटिव होता। फिर जाके अगला है तीसरा, सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही, प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और ये बोल रहे हैं, ऐसे देख लेते चौथा, पाठचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए। पूर्व निर्धारित तो होनी चाहिए और सार्वभौमिक होनी चाहिए, ये हमको गलत लग रहा है, क्योंकि सार्वभौमिक का मतलब तो वही हो गया कि सबके लिए समान होना चाहिए। तो पाठचर्या सबके लिए समान नहीं होना चाहिए, अलग अलग तरीके से ट्रीट कर सकते हैं हम। तो प्रामाणिक कार्य पर आधारित होना चाहिए, ये सही है। 8वां, विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या करती है? तो संज्ञानात्मक विकास संज्ञान से रिलेटेड है ना, संज्ञान से ही तो तर्क करोगे, चिंतन करोगे और समस्या का समाधान करोगे, तो संज्ञानात्मक। लेओ वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश बच्चे में सौ निगमन के लिए महत्वपूर्ण है। अब ये समझिए वाइगोत्स्की ने क्या दिया था, निज वाक का कॉन्सेप्ट वाइगोत्स्की ने ये दिया था ना, तो निज वाक वाइगोत्स्की से रिलेटेड है, 100 निगमन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत बच्चे कार्य को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से उस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून न में बदले जा सकते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। तो देखिए दोनों सही और व्याख्या करता है। मैंने कहा था ना कि जो 80% इस तरह के कारण और कथन है उसमें ए और आर दोनों सत्य होते हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। 80% मैंने कहा, 100% नहीं। चलिए 11, हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार मैच करना है। हार्वर्ड गार्डनर ने 8 बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, तो मैच करिए कि अंतर व्यक्तित्व किस में जाएगा, तार्किक गणितीय किस में जाएगा, संगीतक किस में जाएगा और स्थानिक किस में जाएगा। तो अंतर व्यक्तित्व क्या होता है, जो अपने अंदर की भावनाओं को समझते हैं, अपने आप को समझते हैं कि हाँ मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, इसे दार्शनिक होते हैं। तो ये दूसरे को समझने का बात बोल रहा है, जबकि अंतर व्यक्ति नहीं, वो अंतरा व्यक्तित्व होता है। तो ये गलत। तार्किक गणितीय बुद्धि है, तो नृत्य कहाँ से आ जाएगा, उसको गणित में रुचि होगी, गणित में वो एक्सपर्ट होगा। संगीत में देखिए प्रदर्शन और रचना, बिल्कुल संगीतज्ञ होंगे, वो प्रदर्शन करेंगे और नया नया संगीत की रचना करेंगे, तो ये सही है। स्थानिक में मूर्तिकार और डॉक्टर वगैरह आते हैं। तो प्राकृतिक वातावरण, ये तो प्राकृतिक बुद्धि में आ जाएगा, तो ये भी गलत है। तो तीसरा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? देखिए एग्जाम में आप जो है ना ऑप्शन को कट करके बहुत आसानी से सही आंसर तक पहुंच सकते हो, कोई मुश्किल नहीं होता है सीडीपी को सॉल्व करना। सीडीपी में आराम से आप अगर अच्छे स्टूडेंट हो तो 30 में 30 ला सकते हो, थोड़ा बहुत कम हो तो 28 तो आ जाएगा। चलिए 12 मूव करते हैं। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, जैसे वाइगोत्स्की, पियाजे और कोहलबर्गी है, तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ज़्यादा ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो आप ऑप्शन से कर सको। निम्नलिखित में कौन से कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है ना, सही बात है कि पिछला नॉलेज जो है उसी पे आप बेस तैयार करोगे। जैसे कि गुना का नॉलेज है तो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन उसको सिखा सकते हो, तो पूर्व ज्ञान पर निर्धारित, ये तो सही है। बोले कौन सही नहीं है? अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीमाओं से होता है, तो ठीक है, स्कीमा भी उसी को बोलते हैं, ज्ञान को, प्रीवियस नॉलेज को। अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होता है।
ठीक है। सामाजिक क्रिया, समाज से भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं, आपूर्ति एक उत्पाद है, यही गलत है। प्रक्रिया नहीं है, मैंने बोल रहा है कि प्रोसेस नहीं है। प्रोसेस के जरिए आप अधिगम नहीं करते हो, तो प्रोसेस से ही तो सीखते हो ना। प्रोसेस करोगे, जैसे मैथ्स बनाओगे तो उसमें प्रोसेस करोगे तभी तो सीखोगे। और ये बोला प्रोसेस नहीं है, एक उत्पाद है कि डायरेक्ट आप सीख गए, ऐसा नहीं होता है। तो चौथा सही है। 13, निम्नलिखित कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? अपसारी चिंतन, बहुत पॉजिटिव वर्ड है, बहुत पॉजिटिव। तो अपसारी चिंतन मैंने बता दिया है क्या होता है। नेक्स्ट 14, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य करने पर अपना ही लाभ लेते हैं? तो ये कोहलबर्ग फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, वंचित वर्ग से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या करना चाहिए? वंचित वर्ग समझ रहे हैं ना, जैसे कि वैसे वैसे वर्ग के बच्चे जो स्कूल नहीं आते हैं, जो गरीब हैं, गरीब का मतलब वो जो SC ST कैटेगरी से आते हैं, तो उन बच्चों की बात हो रही है जो वंचित हैं, उनको शिक्षा नहीं दी जा रही है। तो उनके लिए क्या करना चाहिए? उनके समावेशन के लिए विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता, संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। यह तो हमको सही लग रहा है, पॉजिटिव। आगे देखते हैं। रूढ़ियों को परंपरा से प्रोत्साहित, देखिए रूढ़िवादिता को प्रोत्साहित करना चाहिए। बताइए, रूढ़िवादिता को प्रोत्साहित करना चाहिए? ये तो बिल्कुल गलत है। सामाजिक संबंधता, अलगाव करना चाहिए। ये देखिए, अलगाव, अलगाव वर्ड निगेटिव है। समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थी विभाजित करना चाहिए, ये भी गलत है ऑप्शन। क्यों? क्योंकि समान समूह में विभाजित करोगे तो फिर आपस में सीखेंगे कैसे? उनके भाषा का स्थानांतरण कैसे हो पाएगा? कभी भी विभाजित करने का ऑप्शन हो कि कैटेगरी में बच्चों को बांट दीजिए, तो ये गलत ऑप्शन होता है। तो पहला सही। चलिए 16, निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की विशेषता कौन सी है? फीडबैक, है ना। फीडबैक सबसे अच्छा विशेषता कौन सी है कि अंत में ही दी जानी चाहिए? तो हमने बताया था कि CCE का कॉन्सेप्ट है, हाँ, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होना चाहिए, और यह बोल रहा है कि अंत में ही दी जानी चाहिए, तो गलत है। व्यापक और सामान्य होना चाहिए। देखते हैं, यह सही लग रहा है। केवल परिणाम पर केंद्रित होना चाहिए, नहीं, केवल परिणाम नहीं देखना है, ओवरऑल उसका डेवलपमेंट देखना है, विकास देखना है कैसा हुआ। सामयिक और विशिष्ट होना चाहिए, यह सही है। सामयिक माने समय समय पर होना चाहिए, और विशिष्ट होना चाहिए, तो ज़्यादा ऑप्शन 4 नंबर सही है। चलिए 17, समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि सहस्रावस्था में, समीपस्थ का मतलब होता है विकास जो है समीप से दूर की तरफ होता है। पहले नज़दीक का विकास होता है, फिर दूर की तरफ, जैसे सर से पाँव की तरफ विकास होता है ना। वो तो समीपो दूरस्थ है। समीपस्थ का सिद्धांत है कि अंग हाथ पैर की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। चलिए 18, विद्यालय पाठ्यचर्या को विद्यार्थी के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। आप ही बताओ, ये क्या लग रहा है आपको? सही लग रहा है ऑप्शन या गलत लग रहा है? बच्चों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए, बिल्कुल, कितनी अच्छी बात कही गई है। विद्यार्थी को उनके सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के समर्थन प्रदान कर सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। सही है। इसका भी आंसर मैंने क्या बोला था कि 80% चांस होता है कि ए सही है और आर सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। तो देखना, इसका भी आंसर वही है, 18 का दूसरा। इसमें तो है व्याख्या नहीं करता है, तो पहला व्याख्या करते हैं। निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा? रचनात्मक मूल्यांकन आप किसी नहीं मानोगे। देखो ऑप्शन, देखो यहाँ निगेटिव वर्ड हो गया। मानक पैमाने के अनुसार मानदंड के एक मानक में तुलना करने में सहायक होता है। तो तुलना हमको नहीं करना है बच्चों का, ताकि उनमें निगेटिव का भाव आएगा ना। तुलना करोगे तो तुम फर्स्ट हो गए, तुम सेकंड हो गए, तुम तो फर्स्ट हो, तुम अलग बैठो, तुम्हारा हमेशा कंपैरिजन कर रहे हो, तो ये सब गलत बातें हैं, तो ये नहीं होने चाहिए। तो नहीं माना जाएगा, तो यही, सॉरी, यही गलत है, यानी ये सही है, क्योंकि ऑप्शन में गलत पूछा था। 3 नंबर सही। देखा, आगे पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, हम ऑप्शन से ही कर सकते हैं। 20, पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? पठन वैकल्य, पढ़ने में वो उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई होगी, है ना। ध्वनि का उच्चारण उसको सही से नहीं हो पाएगा। पठन वैकल्य है ना, पैठन वैफल्य है, पढ़ने में उसको प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे कि वो जैसे को 100 को SAW 100 को वाज पढ़ देगा WS, यानी ध्वन्यात्मक उसको कठिनाई हो रही है।
21 निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद, यानी कि बच्चों में अगर उसका क्रिटिकल थिंकिंग को देखना है तो कौन सा क्वेश्चन उसे पूछोगे? सरल परिभाषा पूछ दोगे तो उससे पता चलेगा वो कितना सोच पा रहा है। छात्रों को व्यक्तिगत राय पूछते हैं, ये बिल्कुल सही है। छात्र को व्यक्तिगत राय पूछेंगे तो वो अपना अलग अलग राय देगा, उसका ब्रेन स्टॉर्मिंग होगा, किस तरह से वो सोचता है। तो इसमें उसका उसका जो है आप क्या माप सकोगे? मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करोगे कि किस तरह मूल्यांकन करता है। 22 बाधिता एक डैश है जबकि अक्षमता एक डैश है। तो बाधिता एक जैविक स्थिति है और अक्षमता एक कार्यात्मक स्थिति है। कार्य करने में विफलता को अक्षमता बोलते हैं। 23 निम्नलिखित में कौन से कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से व्याख्या करता है? तो देखिए, संज्ञान और भावना एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर आपकी भावनाएं सही है तो आपका संज्ञान भी अच्छे से काम करेगा। इमोशनली आप ठीक हो तो संज्ञान भी अच्छे से काम करेगा। जैसे किसी दिन आपको मूड खराब है, अगर मूड खराब है तो मूड किससे रिलेटेड है? भावना से। तो उस दिन आपको पढ़ने का भी मन नहीं करेगा, यानी संज्ञान प्रभावित होगा। यानी भावना और संज्ञान एक दूसरे से रिलेटेड है। तो यहाँ बोल रहा है संज्ञान और भावना दोनों स्वतंत्र प्रणालियाँ, मतलब अलग अलग हैं, तो गलत। भावना और संज्ञान आपस में एक दूसरे परस्पर रूप से निर्भर करते हैं, सही है। 24 प्राथमिक कक्षा में भाषा का विकास किस प्रकार से संसाधित होता है? जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को ठोस उदाहरण का उपयोग करता है। बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अमूर्त चीजें हैं उसको ठोस उदाहरण लेकर के बताओ। जैसे कि बताना बच्चों को 2+2 4 होता है, तो ये तो अमूर्त उदाहरण है। और उसी में आप 2 पेन ले लो और इधर 2 पेन ले लो और दोनों पेन को मिला दो और बच्चे से बोलो कि अब गिनिए कितने पेन हुए, तो 4 पेन हुए। तो उसमें क्या हुआ कि आप अमूर्त उदाहरण को मूर्त उदाहरण से समझाए तो अच्छे से समझ में आएगा, तो ऐसे सही है। आगे आंसर देखते हैं कैसे गलत है। देखिए, जोर देते हैं, जबरदस्ती करवाते हैं, गलत ऑप्शन है। यहाँ देखिए, अवहेलना और उपेक्षा करते हैं, गलत बात है। जब बच्चे मूर्त वस्तु के बजाय, देखिए अब यहाँ बोला मूर्त नहीं दे करके संकेत को बता दिया, प्रतीक को बता दिया, तो ये भी गलत है। मूर्त चीजों से ज्यादा सीखेंगे, पहला ऑप्शन सही है। 25 निम्नलिखित में कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? आंतरिक अभिप्रेरणा, इंटरनल मोटिवेशन, किस ऑप्शन में देख दिया गया है कि इंटरनल मोटिवेशन है बच्चे में? तो बाहरी पुरस्कार, तो ये तो इंटरनल मोटिवेशन नहीं ना हुआ। बाहरी पुरस्कार, बाहर से आप पुरस्कार दे रहे हो कि 200 रुपया देंगे तो तुम फर्स्ट लाओगे, तो ये तो बाहरी पुरस्कार हो गया। अभिप्रेरणा जो कर व्यक्तिगत आनंद आती है, ये इंटरनल मोटिवेशन हो गया, अंदर से आपको खुशी फील हो काम करने में। आलंबन का उदाहरण है, ये देखिए आलंबन क्या होता है मुझे नहीं पता, ठीक। ऑप्शन देखते हैं। बोल कर सोचो, संकेत और इशारे, इसमें कौन सा ऑप्शन आपको गलत लग रहा है? रटना जो है निगेटिव वर्ड है ना। और ये बोल कर सोचो, बोलो और सोचो तो अच्छे तरीके से आप सीख पाओगे, यानी इसमें सारे पॉजिटिव वर्ड हैं। और यहाँ पे हमको पूछ रहा है कि कौन सा आंसर होगा। आलंबन का मतलब हमको नहीं पता, ठीक है। तो क्या करेंगे कि जो पॉजिटिव आंसर है वो लगाएंगे। आप कहोगे कि हो सकता है कि निगेटिव पूछ रहा हूँ, निगेटिव, तो ई अगर लगाते सिर्फ निगेटिव ऑप्शन रट कर दोहराओ ई, तो ऑप्शन में तो 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन तक दिए हुए हैं, केवल ई नहीं है, तो कन्फ्यूजन का कोई बात नहीं, यानी इसमें पॉजिटिव ही पूछ रहा था। तो ए बी सी और डी, तो ए बी और सी और डी, और वास्तव में यही सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नहीं भी आएगा तो ऑप्शन से भी कर लोगे। मैंने तो कई क्वेश्चन सीटेट में ऑप्शन से ही बनाए थे, जल्दी सॉल्व भी हो जाता है। आपको ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल कोशीय पेशल का विकसित, यह दर्शाता है, ये दर्शाता है सूक्ष्म से पहले शकल, यानी कि पैर वैर का पहले विकास हो जाता है, उसके बाद उसका छोटे हाथों का मसल, पहले बड़े हाथों का मसल, पहले बॉडी का आर्म का विकास होता है, उसके बाद छोटी उंगलियों का विकास होता है पकड़ने में। तो ये तो हो जाएगा आपका शीर्षगामी, आई थिंक, ऐसे आप मिला लेना। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियान सोच को, अभी पियाजे है तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ये है आपका विकेंद्रन। 29 रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के कारण अरु कहती कि रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है, यानी रस्सी को उसने क्या मान लिया? जीव मान लिया, यानी जीववाद। तो जीववाद किस में होता है? ये तो पूर्वचलन अवस्था है। जीववाद तो ऐसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, पता नहीं, इसका आंसर चौथा दिया हुआ है। सीखने के सामाजिक संरचना विचार इस बात की वकालत करते हैं, यहाँ देखिए, निष्क्रिय रूप से गलत, सक्रिय यहाँ पॉजिटिव है, सही, व्याख्यान निगेटिव है,
प्रत्यय और द्वारा में चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण होती है, गलत है, दूसरा ऑप्शन सही है। तो आज का क्लास यहीं तक था। मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन को टैकल करना है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आगे भी मेरी क्लासेज आती रहेंगी। आप सब अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और कमेंट करें और लाइक करें, और कुछ आपका राय है तो ज़रूर बताएंगे ताकि आगे से इम्प्रूव किया जा सके। तो जब तक सीटेट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक ये क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी। आपका सहयोग ही मुझे क्लास लाने के लिए मोटिवेट करेगा। थैंक यू।